लद्दाख में जो हिंसा हुई है, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। हिंसा में आगजनी हुई है, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया है, 4 लोगों को मार दिया गया है। भारत के सभी युवाओं से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपनी मांग मनवाने का यह हिंसात्मक रास्ता ठीक नहीं है। साथ ही साथ सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपनी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार कीजिए कि जो लद्दाख के लोग पिछले कई सालों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको नज़रअंदाज किया और ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस प्रकार से हिंसात्मक रवैया उन लोगों ने अपना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेपाल में जो जेनजी क्रांति हुई है उसका वायरस अब लद्दाख में आ चुका है। तो क्यों ना आज के वीडियो पे हम इसी मुद्दे पर बात कर लें कि जो जेनजी क्रांति नेपाल में हुई थी, क्या वैसी ही क्रांति अब भारत में हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर इसी प्रकार की डिबेट हो रही है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम तुलना कर लेते हैं नेपाल की कंडीशन और भारत की कंडीशन को लेकर। देखो, खून से सना हुआ है जूता जो नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है, इसके ऊपर खून इसलिए आया क्योंकि नेपाल की जनता अब ये समझ चुकी थी कि उनके देश में गद्दार नेता भर चुके हैं, झूठे राष्ट्रवादी नेता भर चुके हैं, जो मंच से खड़े होकर झूठे राष्ट्रवाद के नारे देते हैं और खुद जाकर दुश्मनों के साथ बैठते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। भारत का एक सिंगल नेता ऐसा नहीं है जो फर्जी राष्ट्रवादी हो या दुश्मन देश के खिलाड़ियों के साथ बैठकर टाइम पास करता हो। जब ऐसी स्थिति है ही नहीं तो भारत में जेनजी क्रांति क्यों होगी। नेपाल में जेनजी क्रांति हुई, उसका एक कारण यह भी था कि नेपाल के युवाओं को इस बात का आक्रोश था कि नेपाल के कई सारे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने के बाद नेताओं की खाल पहनकर सरकार में जाते हैं और बड़े बड़े पदों पर मंत्री पद ग्रहण कर लेते हैं। शुक्र है कि भारत के साथ ऐसा नहीं है। एक सिंगल भ्रष्टाचारी बताओ जिसे सरकार ने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दिया हो। जब भारत में ऐसी कंडीशन है ही नहीं तो फिर भारत में जेनजी क्रांति क्यों होगी। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुई थी क्योंकि नेपाल के जेनजियों को यह लग गया था कि नेपाल में कई सारे ऐसे नेता हैं जो थूक के चाट लेते हैं, अपनी कही हुई बात से पलट जाते हैं, इससे देश को नुकसान होता है। शुक्र है भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जो थूक के चाटता हो। एक सिंगल नेता नहीं जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए कि हम ये काम नहीं करेंगे फिर वही कर दे। एक नेता ऐसा नहीं जो कह देगा जीवन भर हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे फिर चला जाए। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बिन पेंदी का लोटा हो। तो फिर कैसे भारत में जेनजी क्रांति हो सकती है। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुई थी क्योंकि नेपाल के युवाओं को अब महसूस हो गया था कि नेपाल का जो विपक्ष है ना, वो पूरी तरह से परिवारवाद से ग्रसित है, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते हैं। नेपाल का विपक्ष दुनिया का सबसे कमजोर विपक्ष था, पर शुक्र है कि भारत में ऐसा नहीं है। भारत का विपक्ष बहुत मजबूत है, परिवारवाद से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचता है। इसीलिए भारत में जेनजी क्रांति क्यों होगी। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुई थी क्योंकि नेपाल के युवाओं को वहां की गोदी मीडिया से बहुत आक्रोश था। गोदी मीडिया के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो गया। लेकिन शुक्र है कि भारत में गोदी मीडिया है ही नहीं, ना ही पक्ष का गोदी मीडिया है और ना ही विपक्ष का गोदी मीडिया है। इसलिए भारत में जेनजी क्रांति क्यों होगी। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुई थी क्योंकि नेपाल में अंधभक्तों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। सरकार की हर बात पर यकीन करने की उन्हें आदत हो गई थी। शुक्र है कि भारत में अंधभक्त है ही नहीं। अगर भारत में अंधभक्त होते तो नेपाल के अंधभक्त उनको क्या मैसेज देते, जरा सुनाना। हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होने वाला है ब्रो। पूछो क्यों। क्योंकि नेपाल की जो जेनजी क्रांति हुई है उसका एक कारण नेपो बेबी और नेपो किड्स भी रहा है। नेपाल की जनता नेपाल के नेताओं से इसलिए भी खपा थी कि उनके जो लड़के हैं वो विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, महंगे महंगे ब्रांड पहन रहे हैं, जबकि नेपाल में खाने के लाले पड़े हुए हैं। विदेशों से घूम के आएंगे तो बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। इसीलिए नेपाल के युवा सड़कों पर उतरे और जेनजी क्रांति कर दी। पर भारत में ऐसी स्थिति है ही नहीं। भारत में किसी भी राजनेता का एक लड़का दिखा दो जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, या बड़े बड़े पदों पर क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया गया हो, या अपनी पार्टी का मुखिया बना दिया गया हो। भारत में ऐसी स्थिति है ही नहीं। ना तो भारत में नेपो किड्स हैं, ना नेपो बेबी हैं। भारत में जितने भी राजनीतिक लड़के हैं सब मेहनती हैं। भारत में जितने राजनीतिक लड़के हैं उसमें से अधिकांश एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वर्ग 1-2 में मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कई तो इतने देशभक्त हैं जो फौज में भर्ती हुए हैं और बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं जाकर। इसीलिए भारत में ना तो नेपो बेबी हैं, ना नेपो किड्स हैं। भारत में जेनजी क्रांति हो ही नहीं सकती। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुई थी क्योंकि वहाँ प्रतिभावान लोगों का सम्मान नहीं हो रहा था। भारत में जितने भी प्रतिभावान लोग हैं उनका ईमानदारी से सम्मान होता है, हर मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। नेपाल में इसलिए भी जेनजी क्रांति हुई थी, वहाँ छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती थी। भारत में आज तक एक छात्र मुझे बता दो तैयारी कर रहा हो सरकारी नौकरी की और उस पर एक लाठी पड़ी हो, एक छात्र बता दो। जब भारत में ऐसी स्थिति है ही नहीं तो जेनजी क्रांति क्यों होगी। एक बात ध्यान रखना कि जो जेनजी क्रांति नेपाल में हुई थी उसका सबसे प्रमुख कारण जो था वो था भ्रष्टाचार। नेपाल की कंडीशन ये से हो गई थी कि नया एयरपोर्ट बना, कोलैप्स हो गया, प्लेन क्रैश हो रहे, रेल एक्सीडेंट हो रहे, पुल गिर रहे, सड़कें धंस रही, सरकारी स्कूल धंस रहे, बच्चे मर रहे, पेपर लीक हो रहे,
गुस्सा होकर नेपाल के लोगों ने जेएनजी क्रांति कर डाली। क्या भारत में ऐसी कंडीशन है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर यह लद्दाख में क्यों घटना हुई? यह हिंसक क्रांति लद्दाख में कैसे हो गई? लद्दाख के लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से बाहर बैठे आंदोलन कर रहे थे। वो ये आंदोलन नहीं कर रहे थे बैठ के हवा खा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। यह खबर तो मीडिया ने फैलाई है, और ये जो पश्चिम में मीडिया है ना, जो गोदी मीडिया, ये बताती है भारत की जनता को सब ठीक है, लेकिन भारत की जनता मानती नहीं, क्योंकि ऐसे पत्रकार जो विपक्षी गोदी मीडिया हैं, ये भड़का रहे हैं कि भारत में सब गलत हो रहा है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे जेएनजी क्रांति लद्दाख में होने वाली है, देखो लद्दाख को जला दिया है। तो जब भारत में सब ठीक है तो यह धोखा किसने किया? निश्चित तौर पर यह प्रोपोगंडा है, विपक्ष की चाल है। इस प्रकार का कार्यक्रम कराना, भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में सब ठीक है तो फिर यह जेएनजी क्रांति का सवाल कैसे उठ रहा है? फिर सरकार ने खोजबीन शुरू की कि आखिरकार लद्दाख में यह घटना कैसे हुई और किसने कराई। सरकार को बाद में मालूम चला कि एक व्यक्ति है सोनम वांगचू, लद्दाख में जो भी हुआ है उसके लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार है, और सरकार ने इसी के ऊपर पूरा टिकड़ा फोड़ दिया। तुम्हें मालूम है इस व्यक्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। इस व्यक्ति का जीवन में एक ही उद्देश्य है, वो है पतला होना। यह व्यक्ति जीवन में पतला होना चाहता है, कई सारी दवाइयां खा के देख चुका, पतला नहीं हुआ। फिर किसी ने आकर इससे यह कहा, बाबा रामदेव टाइप का कोई होगा, कि तुम खाली पेट रहना शुरू कर दो, पतले हो जाओगे। भाई ने शुरू कर दिया, 2-4 दिन खाली पेट रहे, बीवी ने खाना बनाया होगा, इन्होंने नहीं खाया, बीवी ने कूट के घर से बाहर निकाल दिया होगा। लेकिन भाई ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, बाहर बैठ के खाली पेट रहने लगे, क्योंकि पतला होना था। 4-5 लोग वहां से निकले, बोले काहे बैठे हो बाहर? बोले पतले हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले खाली पेट रहोगे तो पतले हो जाओगे। तो कई लोग और बैठ गए, ऐसी भीड़ बढ़ती गई। अब बैठे हैं, क्या करें? करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो सोचा कि जब खाली पेट बैठे ही हैं तो इस भीड़ का नाम भूख हड़ताल दे दो। वो क्या करें? लद्दाख के लिए आवाज उठा दो। लद्दाख के लिए क्या आवाज उठाना है? कुछ नहीं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, हम लोग जनजाति हैं तो हमें 6वीं अनुसूची में डाल दो, एक सेपरेट सिविल सर्विस कमीशन बना दो, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ा दो। ये मांगे थी। अब ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर अपनी मांगे मनवा रहे थे, अचानक से वहां दंगा फैल गया, विस्फोट हो गया, आग लग गई। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, ये आग उन्हीं लोगों ने लगाई है जो पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके उरी हमला करने आए थे, पुलवामा करने आए थे, पठानकोट करने आए थे, वो जो पहलगाम करने आए थे, उसमें से 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए ना, वही लोग हैं जो अभी आग लगा रहे हैं। और ठिगड़ा हम इस व्यक्ति के ऊपर फोड़ रहे हैं। भाई इस व्यक्ति का केवल इतना कसूर है कि यह व्यक्ति पतला होना चाह रहा है, पर इस कीमत पर यह व्यक्ति पतला नहीं होना चाह रहा है कि यह दंगा करवा दे। इसलिए यह व्यक्ति अब डर गया है और इसने कहा है पब्लिक से कि यह जो आमरण अनशन है, जो भूख हड़ताल है, अब वो मैं तोड़ रहा हूँ। इस व्यक्ति ने मोटा होना चुना क्योंकि व्यक्ति चाह रहा है कि लद्दाख में हिंसा ना हो। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस व्यक्ति के ऊपर ठिगरा ना पोलो। जो पहलगांव में आतंकी 4 आए थे ना घुस के, वो हम पकड़ नहीं पाए, उन्हीं लोगों ने विस्फोट किया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा विपक्षी गोदी मीडिया बोल रही है। मुझे तो सरकार पूरा भरोसा है, सरकार अच्छा कर रही है, इस देश में अमृतकाल चल रहा है। माँ कसम मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात का प्राउड है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जो योद्धाओं का देश रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लड़े, ज्योतिबा फूले समाज की बुराइयों से लड़े, भगत सिंह अंग्रेजों से लड़े, एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान के लिए लड़े, और इस देश में लड़ाइयां अभी भी जारी हैं। बस लड़ाइयों का उद्देश्य बदल गया है। आज पूरा देश लड़ाई में उलझा हुआ है। आप देख लो उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर में लद्दाख में लड़ाइयां हो रही हैं किस बात के लिए? अपने अधिकारों के लेकर। पश्चिम में लड़ाइयां हो रही हैं आई लव महादेव को लेकर। मध्य में लड़ाई हो रही है आई लव मोहम्मद को लेकर। पूरब में लड़ाई हो रही है आपस में, मणिपुर जल रहा है, और दक्षिण भारत भाषा को लेकर लड़ रहा है। योद्धाओं के देश हैं हम, और इसका पूरा श्रेय जो ये लड़ाइयां हो रही हैं, मैं केवल एक ही व्यक्ति को देना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को। आप आज इस बात का क्रेडिट ले ही लो, ले लो प्लीज। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे ले लो ना यार। ये देश जो इतना योद्धाओं का देश रहा है, आपने उस परंपरा को जिस प्रकार से निभाया है, आज हर गली मोहल्ले, धर्म, जाति, व्यक्ति, समुदाय आपस में इस प्रकार से लड़ रहे हैं, सिर्फ आपके भाषणों का कमाल है। माननीय मन से खड़े होकर जिस प्रकार से आपने भारत को एकता में बांधने के भाषण दिए, फिर वो चाहे मंगलसूत्र का भाषण हो, मुसलमान का भाषण हो, मुजरा वाला भाषण हो, आपने कभी भी सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया ही नहीं। आपने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं। आपने हमेशा चाहा है कि इस भारत के सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, और उसी का परिणाम है कि आज भारत देश के सभी युवा, सभी लोग, सभी वर्ग, सभी समुदाय
अपनी उस परंपरा को धो रहे हैं जो माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज, माननीय भगत सिंह जी, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, माननीय ज्योतिबा फूले जी उस समय अपनी बुराइयों से लड़कर यहाँ तक लाए हैं। तो वही लड़ाई आज हम कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम मुद्दे की लड़ाई ना करके आपस में लड़ रहे हैं, पर मुद्दा ये है कि लड़ तो रहे हैं क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो लड़ना है। और कमाल की बात है कि ये लोग इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह देश लड़ाइयों का देश रहा है और सब आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। कमाल की बात है, इस वीडियो के बाद कुछ कमेंट करके मुझसे लड़ेंगे, फिर मैं वीडियो बनाकर उनसे लड़ूंगा, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य तो लड़ाई करना ही है। और लड़ लड़ के हम देश को यहाँ तक लाए हैं और लड़ लड़ के इस देश को पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे। तो आज जहाँ देश खड़ा हुआ है इस स्थिति में इसका पूरा क्रेडिट माननीय मोदी जी को देना चाहूँगा। माननीय मोदी जी, आपने देश में एक शानदार कोड़ का माहौल बना दिया है। इस देश में इस कोड़ से एक लड़ाई की खुजली पैदा हो गई है। भारत माता के हर एक कोने में खुजली हो रही है, कोई ना कोई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और जब तक वो लड़ेंगे तब तक आप लोग लड़ोगे। इसीलिए लड़ना सबका उद्देश्य है। भारत में लोग लड़ रहे हैं, नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए, मेरा क्या जा रहा है। मैं इसका फायदा उठाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, फिर वीडियो वाले मुझसे लड़ेंगे, पैसा आएगा, फिर मैं दूसरों से लड़ूंगा, पैसा नहीं दूंगा तो घर वाली मुझसे लड़ेगी। लड़ो। और पता है इस लड़ाई का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ये लड़ाइयाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब तक राजनेताओं के लड़के सेटल नहीं होंगे तब तक लड़ाइयाँ होंगी। तो अगर इस लड़ाइयों को बंद करना चाहते हो तो राजनेताओं के लड़कों को सेटल करना होगा। और राजनेताओं के लड़के कभी सेटल हो नहीं पाएंगे, वो लड़के पे लड़के होते जा रहे हैं। तो काम क्या है कि अगर लड़कों को सेटल करना है तो लड़कों का पैदा होना बंद करना पड़ेगा। राजनेता आप कोई बच्चे नहीं करेंगे, राजनेता कोई बच्चा नहीं करेगा, उसके लिए राजनेताओं की अय्यासी को बंद करना पड़ेगा। और राजनेता की अय्यासी बंद अगर करनी है तो हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा। और लड़ना हम बंद कर नहीं सकते क्योंकि हम लड़ाइयों के देश हैं। हमारे दादा परदादा लड़ाकू थे। और इतना ही नहीं, जो बचे हुए हैं वो लड़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कुछ आईफोन की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ पर्ची खुलवाने की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ खाद की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ लोग 5 किलो अनाज की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ इसलिए लाइन में लगे हुए हैं कि कुछ काम नहीं तो लाइन में लगे हुए हैं। इसीलिए इस देश में जो भी हो रहा है उसके प्रोपेगेंडा को समझने का प्रयास करो। हर एक बात के पीछे एक कारण होता है। आप यूँ समझिए कि अगर आपको कोई घटना दिख रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ होगा और उसका पीछे कोई उद्देश्य होगा। मैं कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, वरना ज़िंदगी को हंसी खिसी काटिए और जो हो रहा है उसका मजा लीजिए। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, समझिए आप लोग। आप यूँ समझिए कि बिहार में चुनाव हैं। अब चुनाव मुद्दों पर तो जीत नहीं रहे हैं कि हाय रोजगार दे देंगे, हमने ये विकास कर दिया। चुनाव जीते जा रहे हैं जातिगत और धर्म के नाम पर। अब उसके लिए फील्ड सजाई जा रही है। दिवाली और ईद आने वाली है तो उसके लिए हिंदू मुसलमान का रंग देना बहुत ज़रूरी है, तो रंग देना शुरू कर दिया गया है। कुछ एक समुदाय जो गुजरात में आई लव महादेव का स्टेटस लगाते हैं, वहाँ पे कुछ दूसरे मूर्ख समुदाय जाते हैं, लड़ते हैं, पुलिस आती है और विवाद होता है। आप ये समझो जिसने लगाया वो जो लड़ने गए, निश्चित रूप से इन लोगों को फंडिंग हो रही होगी। तभी तो यह मुद्दा समाज में और पब्लिक मीडिया में सामने आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं है, समस्या है, पर जो एक्चुअली समस्या कर रहे हैं उनको फंडिंग होती है, सरकार उनको संरक्षण दे रही होती है, तभी तो ये मुद्दा बनेगा। ठीक इसी प्रकार की स्थिति आई लव मोहम्मद वाले केस में भी हो रही है। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या भगवान इतना छोटा हो गया है कि एक स्टेटस लगाने से या आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव लिखने से किसी का धर्म छोटा बड़ा हो रहा है? नहीं, व्यक्ति का ईगो छोटा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। अब यह आग धीरे धीरे भड़केगी। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, हमारा महादेव महान, हमारा मोहम्मद महान। सबसे घटिया तो हम लोग हैं, वो तो महान है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर यह आग भड़कते 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 दिवाली तक पहुंचेगी, बड़ी हो जाएगी, और यह आग घूमते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, वहां से बिहार पहुंचेगी, और फिर बिहार में मुद्दा बनाया जाएगा इस आग को, वैसे ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली देने का मुद्दा बनाया गया। गाली किसने दी पता नहीं, भाई कोई नेता गाली देता जैसे कि ये लोग दे रहे हैं। वाले तुम्हारा खानदान नहीं मैं क्या कहते हो? अब जिन लोगों को आपने म्यूट में गाली देते हुए सुना है, ये सब बीजेपी वाले हैं। ऐसा कोई नेता तुम्हें विपक्ष में गाली देते हुए दिखा नहीं। पब्लिक में कोई आया, देख के चला गया, भाई उसको सजा दो, पर उसको मुद्दा बनाया गया। हर एक रैली में जाकर बोला जा रहा है मेरी माँ को गाली दे रही है। इसमें इज्जत नहीं है, बेइज्जती है। इतने बड़े पद पर बैठे हो और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम रो रहे हो। जब तुम रो रहे हो तो आम जनता क्या कर रही होगी? ऐसे ही मुद्दा बनाया जाएगा ये आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव वाला। और फिर ध्यान रखना, अभी भारत पाकिस्तान का मैच होगा। भारत पाकिस्तान के मैच को कोई विरोध नहीं कर रहा है, जबकि दिलजीत दोसांझ जो पंजाब के एक सिंगर गायक कलाकार थे, उन्होंने पहलगाम घटना से पहले पाकिस्तान की कलाकारा के साथ
एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का विरोध इस बात के लिए कह किया गया कि यह देशद्रोही है। जब पहलगाम घटना हो गई है तो यह पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम क्यों कर रहा है, जबकि रियलिटी ये थी कि काम पहले हो चुका था, घटना बाद में हुई। उसको देशद्रोही घोषित कर दिया आईटी मीडिया ने। पहलगाम घटना के बाद अब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आईसीसी का अध्यक्ष अमित शाह का लड़का है जय शाह, बीसीसीआई के अध्यक्ष अरुण जेटली का लड़का सेक्रेटरी है, वो सब कुछ सेट है, सब बीजेपी वालों का है। अब पाकिस्तान के साथ मैच, वो भी उन पाकिस्तानियों के साथ जिन्होंने पहलगाम की घटना कराई है। तो अब इसमें हम देशद्रोही नहीं हुए, उनसे हाथ नहीं मिला तो देशभक्ति हो गई। मतलब चिकन खा लो लेकिन लहसुन नहीं खा सकते, क्या बात कर रहे हो यार। अब ये जो मैच कराया जा रहा है ना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पर्ची खोल दे रहा हूँ मैं, कि भारत और पाकिस्तान जो एशिया कप फाइनल होगा वो होगा ही, लिख लेना। और उसमें भारत जीतेगा, और जब भारत जीतेगा तो पूरे बिहार में एक तिरंगा रोड शो निकाला जाएगा और उसका क्रेडिट चुनाव में लिया जाएगा। और जैसे ही इंडिया जीतेगी, भारत के कप्तान जो इंडिया के हैं वो आकर मंच से बोलेंगे कि यह जो विक्ट्री है वो पहलगाम के शहीदों को दी जा रही है। भाषण मत दो, जो पैसा कमाया वो दे दो पहलगाम के शहीदों को, ऐसा नहीं होगा। तो जब कोई घटना आप देखो, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस आया, दो समुदाय आपस में कहीं लड़ रहे हैं, दो जाति आपस में कहीं लड़ रहे हैं, तो ये समझ जाना कि इसके पीछे प्रोपेगेंडा है जिससे मुद्दे को दबाया जा सके। मुद्दा ये है जीएसटी वाला। मोदी जी ने 8 साल आम चूसा गुठली पकड़ा दी, बोले उत्सव मनाओ बचत। तो जब मुद्दे को दबाना हो तो ये मुद्दा उठाना। भारत में जाति धर्म की लड़ाई कराना बड़ा आसान है, इसलिए तो बोला बड़ी लड़ाई, हम लोग लड़ाई रहे थे। पूरा भारत में लड़ाई की एक अजीब सी खुजली है, बिना सोचे। हमारे धर्म का अपमान हो गया, इतना छोटा धर्म थोड़ा ना है। हमारी जाति का अपमान हो गया, इतनी छोटी जाति से आते हुए अपमान हो गया। अपमान हो नहीं रहा है, अपमान करवाया जा रहा है और हम उसमें फंस रहे हैं। और यही तुमको पूरा प्रोपेगेंडा दिखाई देगा। और यह कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, सीधी सी बात है, आज लद्दाख में। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर लद्दाख की जांच ईमानदारी से करा ली जाए तो इनके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ निकलेगा जिनको राजनीति में फायदा होने वाला है। पर इसकी जांच वैसे ही नहीं होगी जैसे पुलवामा की नहीं हुई, उरी की नहीं हुई, पठानकोट की नहीं हुई, पहलगाम की नहीं हुई। क्योंकि इस देश में दंगे भड़काकर, नफरत फैलाकर अगर राजनीति से वोट मिल रहा है तो बुरा क्या है। और हम जनता इतनी मूर्ख हैं कि इसमें आ जाते हैं आसानी से। इस देश में राजनेताओं का एक ही उद्देश्य है मेरे भाई, अपनी सीट बचाना, अपने बेटों का जीवन करियर बनाना, विदेशों में उनको पढ़ाना और इस जनता को आगे लूटना और उनको मूर्ख बनाना। रैलियों में 50-50 रुपए में बुलाना, खाने के नाम पर थोड़ा बहुत खिला देना और उसके बाद 5 साल उनको लूटना, फिर वो भूल जाएंगे, फिर आके भाषण देना। तो एक जो नंगपने की हद है ना, वो उससे हम गुजर रहे हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन को हम इसलिए दबाते हैं क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं, और राष्ट्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम एक साथ बंधे रहना चाह रहे हैं। और इस समय बंधने का ही समय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जो भी देश हैं वो भारत के ऊपर चील की तरह नजरें गड़ाकर बैठे। उन्हें मालूम है कि इस समय भारत में कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ पीआर की दम पर आज अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं, अंदर से खोखले हैं। अब नेता कैसा भी हो, खोखला हो, मजबूत हो, है वो भारत का नेता। और भारत का नेता चाहे कमजोर हो चाहे मजबूत हो, हम भारत के नेता के साथ खड़े हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। इस प्रकार की घटनाओं के लिए हम एक साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जब बात राजनीति की होगी, राजनीति करना होगा, राजनीति सवाल पूछने होंगे तो पूछे जाएंगे। वो बात अलग है कि सरकार जवाब ना दे और नहीं देती है। आप लोगों की क्या राय है, उस राय को जरूर बताइएगा। एक रहने का समय है, समझने का प्रयास करो कि हम बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। और एक बात और, आग लगाने वाले बहुत अलग होते हैं, कला होती है वही आग लगा पाते हैं, आप और हम नहीं लगा पाएंगे। आपके हमारे घर जलते हैं, परेशान आप और हम होते हैं। इसलिए पहचानो और आंखें खोलकर देखो कि धर्म और जाति से बढ़कर हमारी इंसानियत और कैसे हमारी धर्म जाति का मजाक बनाया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। फिर वो चाहे आई लव महादेव हो या आई लव मोहम्मद, आंखें खोलकर देखो, हम प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।